Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic soil erosion and soil conservation. So in the last video we have completed the section of classification of soils, and in that we discussed the different types of soils. So in last video more specifically we discussed the forest soil, and in that we discussed that how forest soils are formed and what are the factors that affect the formation of forest soil. Now, in this video, we are going to discuss the topic soil erosion and soil conservation. That soil erosion is a very big problem, and we need to conserve the soil since it is a very important resource. We know that soil is very important, so we need to conserve it. We need to stop it erosion. So that is what we are going to discuss in this section. The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. अब soil erosion का मतलब क्या होता है कि देखो, जैसे ये soil की ये एक तरीके से जमीन है और इसके ऊपर ये soil की लेयर है, ठीक है। अब ये जो soil का टॉप मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये एक तरीके से ढीला हो जा रहा है, उखड़ जा रहा है। नॉर्मली क्या होगा, मान लो ये प्रॉपर एकदम सॉइल का लेयर है ये, ठीक है, बट क्या हुआ, जैसे हल्का सा उसको आप जैसे जमीन पे आप थोड़ा सा खुरचोगे उसको, तो क्या होगा, उसका लेयर जो है बाहर आने लगेगा, जो मिट्टी है वो थोड़ी अलग अलग सी हो जाएगी, ठीक है। और उसको फिर अगर आप फूक भी मारोगे तो आसानी से वो मिट्टी उड़ जाएगी। तो क्या हो रहा है इरोजन में कि जैसे ये एकदम टाइट जमीन है, मतलब मिट्टी जो है एकदम टाइटली पैक्ड है। अब इसके ऊपर धीरे धीरे करके क्या होगा कि मान लो ये जो जमीन है इस पे सॉइल के पार्टिकल्स एकदम ढीले हो रहे हैं और इस पे से हट रहे हैं, ठीक है। अब ये हटेंगे, ये बहुत सारे वजहों से हटते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिन्यूडेशन। मेजरली हम इस चीज को कहते हैं, जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कशन की थी डिन्यूडेशन एंड इरोजन की। तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे प्रोसेसेस की वजह से जो जमीन का ये जो सॉइल का टॉप लेयर है ये हट रहा है, ठीक है, ये उखड़ रहा है, वेदरिंग हो रही है, टेम्परेचर की वजह से जो है इस पे असर पड़ रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से जो सॉइल के पार्टिकल्स है ये हट रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके जो जमीन है ये नीचे नीचे जाती जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये उखड़ रहा है। अब जैसे आप क्या करोगे, जैसे जमीन में आप फावड़ा चलाओगे, फावड़े से मिट्टी हटाते जाओगे तो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, कैसी हो जाएगी जमीन, इस तरीके की हो जाएगी, उसमें गड्ढा पड़ जाएगा। तो वही चीज हो रही है कि भाई यहाँ पे जो जमीन है, जो सॉइल है, उसके पार्टिकल्स हटते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके जो लेयर है सॉइल का वो नीचे होता जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये डिन्यूडेशन है। तो डिन्यूडेशन मेजरली एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बहुत सारे चीजों को मिला के डिन्यूडेशन होता है, एंड इरोजन इज द पार्ट ऑफ डिन्यूडेशन, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि जब ये जो ढीले पार्टिकल्स हैं, जब ये मूव करके बह के किसी और चीज के साथ चले जाएंगे, बस ये लूज पार्टिकल्स का ये जो मूव करना है इसी को हम इरोजन कहते हैं। इरोजन का मतलब बस इतना ही है कि ये जो सॉइल कवर है, ठीक है, ये जो ऊपर का सॉइल कवर है, जब ये वॉश डाउन हो जाएगा, मतलब जब ये नीचे की तरफ बह के चला जाएगा, जब एक जगह से दूसरी जगह इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं इरोजन। तो सॉइल इरोजन क्या है कि जब सॉइल का जो कवर है, जो टॉप लेयर है, जब वो बह जाए, जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे बह के चले जाए, बहुत सारी चीजों की वजह से। पानी की बह के अपने आप तो जाएगा नहीं, सॉइल पार्टिकल्स के खुद के पैर नहीं है ना, तो वो क्या करेंगे, या तो वो हवा की वजह से बह के चले जाएंगे या वो पानी के साथ बह के चले जाएंगे, है ना। तो इस वजह से क्या होगा कि जो टॉप लेयर है सॉइल का वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाएगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, इरोजन। The processes of soil formation and erosion go on simultaneously, and generally there is a balance between the two. अभी जो soil formation का and soil erosion का जो process है वो लगभग साथ साथ चलता है। simultaneously मतलब लगभग साथ साथ चलना। तो एक तरफ सॉइल बन रही है और एक तरफ सॉइल बिगड़ रही है, मतलब कि इरोड हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है लगभग साथ साथ चलते हैं, और इन दोनों के बीच में ना एक बैलेंस रहता है, ताकि जो जमीन है वो एकदम से खराब ना हो। उतनी सॉइल बन रही है और लगभग उतनी जो है वो इरोड भी हो रही है, उतनी इरोजन की वजह से खराब हो जा रही है। तो एक बैलेंस बन रहा है, हमें बहुत ज्यादा जो चेंज है वो सॉइल में नहीं दिखता। बट समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एटसेट्रा। बट कभी कभी क्या होता है कि ये जो बैलेंस है सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन के बीच में, ये डिस्टर्ब हो जाता है बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, भाई हम पेड़ काट रहे हैं, हम जंगलों को जला रहे हैं, माइनिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो इन सब की वजह से क्या होगा कि जो सॉइल है, सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होने लगता है। मतलब कि जो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो तो नॉर्मल है, वो तो जिस पेस से चल रहा है उसी पेस से है, उसको हम चेंज नहीं कर रहे। बट बैलेंस किस तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है कि भाई जिस
पेस से पहले इरोजन हो रहा था, अब वो पेस बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, बहुत ज्यादा अब तेजी से इरोजन हो रहा है। जो सॉइल फॉर्मेशन है वो तो बहुत स्लो प्रोसेस है, वो तो वैसे भी बहुत धीरे धीरे होता है। तो सॉइल फॉर्मेशन तो उसी रेट से हो रहा है, बट सॉइल इरोजन अब हमारी वजह से बहुत ज्यादा तेज हो गया है। तो ये जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है। पहले दोनों चीजें लगभग साथ साथ हो रही थी, एक ही स्पीड से हो रही थी। जैसे जैसे सॉइल फॉर्मेशन हो रही थी उतनी ही तेजी से लगभग क्या हो रहा था, सॉइल इरोजन भी हो रहा था। बट इसकी स्पीड सेम है, सॉइल फॉर्मेशन की स्पीड जो है वो सेम है, इरोजन की स्पीड तेज हो गई है। मतलब कि सॉइल जो खराब हो रही है अब वो और तेजी से हो रही है। क्यों हो रही है? हमारी जो एक्टिविटीज हैं, डिफॉरेस्टेशन की एक्टिविटी, मतलब हमने जंगल हटा दिए, जंगल काट दिए, पेड़ काट दिए। ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग मतलब जब बहुत ज्यादा मात्रा में जो जानवर हैं वो जो चारा चरते हैं, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि जो सॉइल इरोजन है वो बढ़ रहा है, ये जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। कैसे बिगड़ रहा है? हमें पता है कि देखो, डिफॉरेस्टेशन की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जो पेड़ है वो क्या करता है, उसकी बड़ी बड़ी जड़ें होती हैं, और उसकी जो बड़ी बड़ी जड़ें हैं ये सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, ये सॉइल को, ये जो सॉइल है उसको जकड़ के रखती हैं और उसको इजीली मूव नहीं होने देती। इरोजन का मतलब क्या है कि जब ये सॉइल मूव कर रही है, बट ये जो पेड़ है इसकी जड़ें सॉइल को पकड़ के रखी हैं, तो सॉइल आसानी से मूव नहीं हो पाएगी, तो इससे क्या होगा, इरोजन नहीं होगा। इसी तरीके से जो घास फूस होती हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो भी सेम काम करते हैं। जैसे ये घास फूस है, इनकी भी छोटी छोटी जड़ें हैं, ठीक है, इनकी भी जड़ें हैं। अब क्या होगा कि अगर जो गाय भैंस है वो इन सारी घासों को खा लेंगी, इनको जड़ सहित इन घासों को निकाल लेंगी, तो क्या होगा कि ये जो जड़ें हैं वो नहीं बचेंगी, और यहाँ की जमीन कैसी हो जाएगी, यहाँ की जमीन एकदम ढीली सी हो जाएगी, यहाँ की जमीन को जकड़ने के लिए कोई भी जड़ नहीं बचेगी। तो ओवर ग्रेजिंग भी सेम चीज कर रही है कि जब बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे पेड़ों को, पौधों को, छोटे छोटे पौधों को, घास फूस को खा लेते हैं जानवर, तो उसकी वजह से ये जो जमीन है इस पे कोई भी हरियाली नहीं बचती, कोई जड़ नहीं बचती, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर है, जो जमीन है, उसको होल्ड किया जा सके, और धीरे धीरे करके ये इरोड होने लगती है। इसी तरीके से हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज, ये सब क्या कर रही हैं, ये इस प्रोसेस को डिसबैलेंस कर रही है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। माइनिंग एक्टिविटी करने के लिए भी हमें डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, पेड़ों को काटना पड़ता है, और उस वजह से क्या हो रहा है कि जो सॉइल इरोजन है वो बढ़ रहा है। वाइल नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। तो अभी मैंने क्या बताया कि जैसे यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो तो जड़ को होल्ड कर रहे हैं, और हमने क्या किया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, मतलब यहाँ पे जो पेड़ था उसको हमने काट दिया, ये हमारी एक्टिविटी है। इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ की जो जमीन है वो ढीली हो जाएगी, सॉइल पार्टिकल्स लूज हो जाएंगे, और इजीली ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। बट अगेन कैसे जाएंगे, जो नेचुरल फोर्सेज हैं, विंड हो गई, ग्लेशियर हो गए, वाटर हो गए, उन सब की वजह से ये जो हमारे सॉइल के पार्टिकल्स ढीले हुए हैं वो मूव कर जाएंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, इरोजन होगा। यही चीज यहाँ पे बताई हुई है। एक और बार इसे समराइज कर लेते हैं कि देखो, एक बैलेंस है, ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन में एक बैलेंस है, लगभग दोनों सेम स्पीड से होते हैं, बट हमारी एक्टिविटीज जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इन सभी एक्टिविटीज की वजह से क्या हुआ है, ये बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है। और हो क्या रहा है कि भाई अब जमीनें जो हैं वो कैसी हो रही हैं, वो अब बहुत ज्यादा वल्नरेबल है इरोजन की। अब खाली जमीन है, इनके ऊपर पेड़ नहीं है, इसकी वजह से क्या होगा, सॉइल पार्टिकल्स ढीले होंगे, नेचुरल फोर्सेस जैसे कि विंड और वाटर, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, वो सब की वजह से क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर जाएंगे। जैसे हवा चलेगी, हवा उड़ेगी, तो उसके साथ ये तो धूल है, मिट्टी है, वो भी उड़ के दूसरी जगह पे जाने लगेगी, और ये वाली जो सॉइल है वो इरोजन उसका होने लगेगा। तो इस तरीके से सॉइल इरोजन हो रहा है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स, गलीज। अब होता क्या है कि जो रनिंग वाटर है वो क्या करता है, मतलब जो बहता हुआ पानी है वो क्ले सॉइल के बीच में से चैनल्स बना देता है। मतलब मान लो ये एक जमीन का टुकड़ा है, क्ले सॉइल है, ठीक है। अब यहाँ से बारिश हुई, ठीक है, यहाँ पे क्या हुई, बारिश हुई, और बारिश होने की वजह से क्या होगा, पानी बह बह के जाएगा। अब ये पानी बह के जा रहा है, तो पानी के साथ क्या हो रहा है, वो मिट्टी में चैनल्स बनाते हुए जा रहा है, मिट्टी में छोटी छोटी, इस तरीके से, ये देखो, ये आपको दिख रहा है ना, ऐसे गैप्स बन रहे हैं। मतलब जो पानी है वो मिट्टी को अपने साथ लेते हुए जा रहा है, और जैसे जैसे अपने साथ लेते जा रहा है वहां पे गड्ढा हो रहा है। मतलब जैसे आप ये पिक्चर में देखोगे, यहाँ पे पानी इसके जमीन के ऊपर से बह के गया होगा, यहाँ पानी इसके ऊपर से बह के गया होगा। अब जब पानी इसके ऊपर से बह के गया होगा तो क्या हुआ होगा कि यहाँ पे ये जो पानी था वो अपने साथ इस जमीन के टुकड़े को भी लेता चला गया। मतलब यहाँ पे जो मिट्टी थी इसको भी अपने साथ बह के लेके चला गया, और क्या हुआ, यहाँ पे गली बन गई।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो फिर कैसी बन गई, गलीज जैसे बन गई है ना, जैसे गलियां होती हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया है, गली इरोजन की। पानी की वजह से जो इरोजन है वो हो रहा है, और कैसी फॉर्मेशन बन रही है, ऐसा लग रहा है जैसे गलीज बन गई हैं, ऐसे चैनल्स बन रहे हैं गलियों की तरह। जैसे हमारे लोकल सोसाइटीज में क्या होती हैं, गलियां होती हैं, गाँव में गलियां होती हैं, वैसी गलियां यहाँ पे जमीन पे ऐसे बन जाती हैं अलग अलग। और इसीलिए इसका नाम क्या दिया है, गली इरोजन, कि भाई गली की फॉर्म में इरोजन हो रहा है। तो पानी क्या कर रहा है, पानी जमीन को, इस मिट्टी को काट के ले जा रहा है। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड। अब क्या हो रहा है कि जब जमीन पे जो मिट्टी है उसकी लेयर हट रही है, तो क्या होगा कि यहाँ पे अब कोई भी फसल वगैरह अच्छे से नहीं उगाई जा पाएगी। क्योंकि फसल किस में उगती है, जो सॉइल का जो टॉप मोस्ट लेयर होता है उस पे फसल उगती है। अब अगर ये जो लेयर है, टॉप लेयर है, देखो ये वाला लेयर जो है वो सूटेबल रहता है किसके लिए, जो भी हम फसल वगैरह उगाते हैं। अब अगर ये लेयर हटता जाएगा, अगर ये लेयर रिमूव हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे हम कोई भी फसल अच्छे से नहीं उगा पाएंगे। तो ये जमीन कैसी हो जाएगी, ये जमीन बैड लैंड हो जाएगी, मतलब कि खराब जमीन हो जाएगी, विच विल नॉट बी सुटेबल टू ग्रो एनी क्रॉप। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवाइन्स। अब जो चंबल बेसिन है, मध्य प्रदेश में जो चंबल वाला इलाका है, वहां पे इस तरीके की जो गली इरोजन है, ऐसी जमीन जहां पे गली इरोजन हो रखा है, उसे क्या कहते हैं, हम रवाइन्स कहते हैं। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप। इन सच केसेस द टॉप soil is washed away. This is known as sheet erosion. अब देखो, अभी हमने बात की गली इरोजन की। गली इरोजन में क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा जो लेयर है वो नहीं हट रहा, गली की तरह बस ये जो जमीन है वो हट रही है। मतलब यहाँ से ऐसे पानी बह के आया, और अल्टीमेटली क्या हुआ, जमीन में कैसे बन गए, जमीन में चैनल्स बन गए, जमीन में गैप बन गए। अब जमीन कैसी दिख रही है, अब जमीन कुछ ऐसी दिखेगी, जैसे ये कट गया, ये, ठीक है, ये पानी की वजह से ऐसे कट गए। तो अब ये जो जमीन है वो अनफिट हो जाएगी। अब एक्चुअली क्या हुआ है, मिट्टी ना सिर्फ इन्हीं इलाकों से हटी है, जो गली बनी है ना, ये जो गली बनी है, मिट्टी वहीं वहीं से हटी है, सॉइल वहीं वहीं से हटी है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, गली इरोजन। जो इरोजन हुआ है वो इन गलीज में से ही हुआ है। बट कभी कभी क्या होता है कि जो पानी है वो पूरे के पूरे एरियाज पे एकदम शीट की तरह बह के जाता है, कि मतलब ये एरिया है और इस पूरे एरिया पे एक तरीके से पूरे पे से ऐसे पानी बह के जा रहा है एक तरफ से, ठीक है। मतलब गली की फॉर्म में नहीं हो रहा, ऐसे मान लो ये छोटी सी जमीन का टुकड़ा है, और ये पूरा का पूरा इस तरीके से पानी जो है, पूरा पानी ऐसे बह के जा रहा है एक तरफ से, एक एक लाइन नहीं बह रही पानी के, पूरा पानी शीट की तरह से बह रहा है इसके ऊपर से। तब क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि ऊपर का जो पूरा लेयर है, ऊपर का, इस सॉइल का ऊपर का जो प्रॉपर लेयर है, अगर ऐसे दिखाऊं, मान लो ये है जमीन और ये ऊपर, ये वाला ऊपर सॉइल का एक लेयर है। अब क्या हुआ, इसके ऊपर से पानी बह के गया, इसके ऊपर से ऐसे पानी पूरा बह के चला गया। तो क्या होगा कि इसके ऊपर का ये जो सॉइल का लेयर है वो पूरा, एक ये जो पूरा लेयर है वो हट जाएगा, सॉइल का ये जो लेयर है ऊपर का, ऊपर ऊपर वाला, वो हट जाएगा। तो मतलब कि कोई गली की तरह इरोजन नहीं हुआ है, किसी ऐसे चैनल में से सॉइल नहीं हटी है, बल्कि पूरा का पूरा टॉप लेयर जो है हट गया है। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, शीट इरोजन। की जब एक शीट की तरह पूरा इरोजन हो जाए, जब पानी जमीन के ऊपर एकदम शीट की तरह बहे और अपने साथ वो जो टॉप लेयर है उसको हटा दे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, शीट इरोजन। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। अब जब क्या होता है कि जब हवा की वजह से, अभी हमने गली इरोजन एंड शीट इरोजन जो है वो पढ़ा, और ये दोनों ही शीट इरोजन एंड गली इरोजन किसकी वजह से हो रहे हैं, वाटर की वजह से हो रहे हैं। अब वहीं जब लूज सॉइल पड़ी होती है, भाई क्या हुआ, लूज सॉइल है, ढीली पड़ी हुई जमीन, मिट्टी है, मिट्टी के कने ऊपर ये लूज सॉइल के पार्टिकल्स हैं। ये क्या हुए, जब ये हवा की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे बह के चले जाते हैं। अब ये फ्लैट लैंड पे भी हो सकता है और ऐसे स्लोप लैंड पे भी हो सकता है। स्लोप है, कोई ढलान वाली जगह है, वहां पे भी ऐसे लूज पार्टिकल्स है सॉइल के। जब हवा इन पार्टिकल्स को उड़ा के ले जाए, चाहे स्लोप वाले पे चाहे ये फ्लैट लैंड पे, दोनों ही केसेस में हम क्या कहेंगे, इसे विंड इरोजन कहेंगे। मतलब कि जब विंड की वजह से जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, लूज सॉइल पार्टिकल्स हैं, वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, विंड इरोजन। मतलब जब इरोजन विंड की वजह से हो रहा है तो वो विंड इरोजन। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। अब जो सॉइल इरोजन है ना, वो कभी कभी गलत तरीके से खेती करने की वजह से भी होता है। प्लगिंग इन wrong way, that is up and down the slope from channels for the quick flow of water leading to the soil erosion.
तो अब क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, वो गलत तरीके से फार्मिंग करते हैं, उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। मतलब कि जैसे ढलान है, ठीक है, सॉइल जो स्लोप है उस पे यहाँ पे खेती की जा रही है, ठीक है। अब खेती करेंगे तो क्या होगा, मतलब कि यहाँ पे आपने फसल वगैरह उगाई, ऐसे खेती करने का क्या होता है, जुताई की जाती है, प्लगिंग की जाती है, मतलब कि आप जमीन को ढीला करते हो। जैसे ट्रैक्टर वगैरह वगैरह चलाते हैं ना, आपने देखा होगा खेतों पे क्या होता है, ट्रैक्टर चलाया जाता है ताकि जो जमीन है उसको ढीला किया जा सके, क्योंकि बिना ढीले किए हुए जमीन को, मतलब जब तक हम इस सॉइल को ढीला नहीं करेंगे, ट्रैक्टर से उसको प्लग नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उस पर फिर फसल उग नहीं पाएगी। पहले जमीन को ढीला किया जाता है, इसको ऐसे मतलब ट्रैक्टर की मदद से इसको ढीला किया जाता है, और उसके बाद इस पे क्या किया जाता है, इसमें बीज डाले जाते हैं। तो फिर क्या होता है, आसानी से बीज इसमें बैठ जाते हैं। तो इसी तरीके से भाई स्लोप पे भी होगा, अगर स्लोप पे खेती करनी है तो सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसकी प्लगिंग करनी पड़ेगी, मतलब कि उसके सॉइल को यहाँ पे लूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्लगिंग हो रही है, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रेट जमीन तो है नहीं, ये प्लेन जमीन तो है नहीं, मतलब कि यहाँ पे अगर थोड़ा भी पानी डालेंगे तो जल्दी से पानी जो है बह के नीचे आ जाएगा। तो जब यहाँ पे सॉइल को लूज कर दिया गया है, इसकी प्लगिंग करके, इसकी जुताई करके इसको लूज कर दिया गया है, और जब इस पे इरिगेशन करेंगे, जब इस पे पानी डालेंगे, फसल को पानी देंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पे चैनल्स बन जाएंगे, बहुत इजीली पानी जो है फ्लो होके नीचे आने लगेगा, और क्या बन जाएंगे, चैनल्स बन जाएंगे, और गली इरोजन होने लगेगा। प्लगिंग अलोंग द कॉन्टोर लाइन्स कैन डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स। अब देखो अगर सीधा सीधा ऐसे स्लोप के यहाँ से फसल उगाई जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेटली इरोजन होने वाला है, क्योंकि डायरेक्टली पानी जो है वो बह के चला जाएगा। बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर हम जो फार्मिंग है वो कॉन्टोर लाइंस के साथ साथ करें तो क्या होगा कि इसकी वजह से जो पानी का फ्लो है वो डिसलरेट हो जाएगा, मतलब कि पानी का बहाव जो है वो बहुत तेजी से नहीं जाएगा, वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लो जैसे ये हिल स्लोप है, ठीक है, मतलब ये हिल है। अब यहाँ पे एक तरफ से ऐसे खेती करने की जगह क्या करना चाहिए, कॉन्टोर्स बनानी चाहिए, मतलब ये जो स्लोप है ना उसके इस तरीके से राउंड सर्कल में, मतलब राउंडेड वे में खेती करनी चाहिए। होगा क्या कि जो मैंने बीच बीच में लाइन बनाई है, ये है एक तरीके से यहाँ पे थोड़ा बैरियर बनाएगा, या तो यहाँ पे ऐसे गड्ढा करके, या तो यहाँ लाइन से गड्ढा कर देंगे, जिससे क्या होगा कि मान लो पानी बह के आ रहा है, ऊपर से पानी बह के आ रहा है, तो वो गड्ढे की वजह से क्या होगा, इस गड्ढे में रुक जाएगा, ठीक है, और पानी जो है फिर जमीन में नीचे फिल्ट्रेट हो जाएगा, और मतलब इसकी स्पीड भी थोड़ी स्लो हो जाएगी। जब वो आगे बह के जाएगा तो बहुत तेजी से बह के नहीं जाएगा, स्लो बह के जाएगा, और जब इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होगी तो क्या होगा, इरोजन भी ज्यादा नहीं होगा। इसी तरीके से वापस ये वाले पे भी क्या होगा, फिर से इसी तरीके से गड्ढा होगा, तो अगेन जो पानी है वो यहाँ पे रुक जाएगा, इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी, और यहाँ पे वो रुक के क्या होगा, एक तो यहाँ पे रुक के जब इन गड्ढों में पानी भर जाएगा तो क्या होगा, वो जमीन में अच्छे से सीप कर जाएगा, और फिर इसकी जो स्पीड है वो भी स्लो हो जाएगी, और जो अमाउंट ऑफ वाटर है जो आगे जाएगा वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, अगर इस तरीके से कॉन्टोर के साथ साथ, मतलब ये जो स्लोप के इस तरीके से जो कर्व्स बन रही हैं, इनके साथ साथ अगर हम इस तरीके से बैरियर्स बना के खेती करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो इरोजन है वो कम होगा, इससे पानी का बहाव इतनी तेजी से नहीं होगा। मतलब कि या तो ऐसे गड्ढे कर लो, या तो जैसे मिट्टी की वो मेड़ बनाते हैं ना छोटी छोटी, इस तरीके से मिट्टी उठा के इसको ऐसे रख दो। इससे भी क्या होगा, अब थोड़ा सा उठा हुआ एरिया है तो इससे भी क्या होगा कि जब पानी बह के आएगा तो वो इस उठे हुए मिट्टी का, ये जो हमने छोटी सी मिट्टी की लाइन बना दी, इससे क्या होगा कि पानी इस मिट्टी की लाइन से टकराएगा और स्लो हो जाएगा, बहुत तेजी से पानी फिर आगे नहीं जाएगा, एंड इट विल रिड्यूस द प्रोसेस ऑफ इरोजन। तो इससे क्या होगा, हम अपनी सॉइल को बचा पाएंगे। तो ये जो प्लाइंग है अलोंग द कॉन्टोर लाइंस, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्टोर प्लाइंग। स्टेप्स कैन बी कट आउट on the slopes making terraces. Terrace cultivation restricts erosion. अब देखो जिस तरीके से अभी हमने क्या किया, इस तरीके से बैरियर्स बना के क्या किया, खेती करने की कोशिश की, जिससे कि इरोजन हट सके। अभी हम जो पहाड़ है उन पे एक और चीज कर सकते हैं, हम टेरेस बना सकते हैं, जैसे ये पहाड़ है, ठीक है। अब इसकी स्लोप को, ये जो स्लोप है इसको अगर हम टेरेस के फॉर्म में काट दें, मतलब कि अगर इसे हम ऐसे कर दें, इसको काट के हम इसे ऐसे बना दें, ठीक है, टेरेस बन गई। पहले क्या था, पहले सीधा इस तरीके से ये थी, ऐसे ऐसे सीधी स्लोप थी, बट इसको काट के हमने क्या किया, इसको काट के हमने ऐसे टेरेस बना दी, ठीक है, ये टेरेस बना दी। इससे क्या होगा कि अब यहाँ पे खेती जब हम करेंगे तो फ्लैट लैंड मिलेगी हमें। ये क्या मिला, ये फ्लैट लैंड मिली एक तरीके से। ये जो टेरेस है ये फ्लैट है ना। अब यहाँ पे ज्यादा ढलान नहीं है, इसका मतलब यहाँ स्ट्रेट जो पीस ऑफ लैंड है इस पे खेती होगी, इस पे फसल उगेगी। यहाँ पे ऐसे फसल उगाई हमने।
अब यहाँ पे जब हम इरिगेशन करेंगे, जब यहाँ पे हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी अगेन बहुत स्लो जाएगा क्योंकि यहाँ पे टेरेसेस है और इससे क्या होगा, स्पीड स्लो होगी और एक तरफ से ऐसे सीधा बह के नहीं जाएगा और इरोजन नहीं होगी। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। अब अगर हम बात करें वेस्टर्न एंड जो सेंट्रल हिमालयाज है हमारे, मतलब अगर आप हिमाचल प्रदेश वगैरह वाली साइड जाओगे, मतलब वैसे तो ये जो हमारे हिमालयाज वगैरह हैं उन पे अब बहुत अच्छे से लोग क्या करते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं। अगर आप असम वगैरह वाली साइड जाओगे, दार्जिलिंग में देखोगे तो आपको जो टी के जो प्लांटेशन है वो पूरे टेरेस फार्मिंग पे दिखेंगे इस तरीके से, है ना। तो मतलब कि हमारे हिमालयाज पे जो हमारे स्टेट्स वगैरह हैं वहां पे ये जो टेरेस फार्मिंग है ये काफी अच्छे से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मोर स्पेसिफिकली वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, मतलब हिमालयाज का जो वेस्टर्न वाला एंड जो सेंट्रल वाला पार्ट है वहां पे काफी अच्छे से टेरेस फार्मिंग डेवलप्ड है। Large fields can be divided into strips. Strips of grass are left to grow between the crops. This break up the force of the wind. This method is known as strip cropping. अब जैसे बड़े बड़े जो फील्ड हैं, जैसे बहुत बड़ी जमीन, ठीक है, इतना बड़ा सा फील्ड है। अब इतने बड़े फील्ड में क्या होगा कि अगर पानी वगैरह भी हम डालेंगे तो एकदम इस तरफ से, मान लो हमने पानी डाला, इस तरफ से इरिगेशन की और वो जल्दी से बह के क्या चला गया, यहाँ पे चला गया, है ना। तो क्या होगा, इरोजन होगा। सारी जो मिट्टी है वो यहाँ से, यहाँ वाले एरिया से बह बह के यहाँ पे इस तरफ इकट्ठा होने लगेगी। इसके अलावा अगर हवा भी चलेगी तो बहुत आसानी से जो मिट्टी है वो उड़ जाएगी। तो अगर हम इस पूरे फील्ड को छोटी छोटी स्ट्रिप्स में बांट दें, ठीक है, अब इसको अगर हम क्या करें, इसको छोटी छोटी स्ट्रिप्स में बांट दें इस तरीके से, ठीक है, ये पूरा फील्ड था, इसको हमने ऐसे स्ट्रिप्स में बांट दिया। ये एक स्ट्रिप है, ठीक है, और ये एक स्ट्रिप है। इस तरीके से हमने क्या किया, इस पे स्ट्रिप्स में बांट दिया। अब इनके बीच में ये जो हमने इसका डिवीजन किया है, ये जो डिवीजन है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम घास उगा देंगे। इस वाले ये जो डिवीजन है इसके बीच में हमने क्या किया, घास उगा दी। इससे क्या होगा कि जब हवा भी चलेगी तो इससे क्या होगा, आसानी से जो हवा है वो सारी मिट्टी को नहीं उड़ा के ले जा सकेगी। इससे हवा जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, मतलब कि जब हवा चलेगी तो ये जो यहाँ पे बीच में हमने घासें उगाई हैं वो हवा को रोकेंगी, उसकी स्पीड को स्लो करेंगी और वो तेजी से फिर मिट्टी को उड़ा के नहीं ले जाएगी। और पानी भी जो है उस पानी की स्पीड भी रुकेगी इस तरीके से। अब आप बीच में क्या कर सकते हो, ये जो हमने स्ट्रिप्स बनाई है यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे फसल उगा लो, ठीक है, यहाँ पे फसल उगा ली और बीच बीच में स्ट्रिप्स थी, हमने स्ट्रिप्स बनाई और डिवीजन में हमने क्या कर दिया, घास लगा दी। तो लाइट ग्रीन वाली हमने घास लगा दी और ये जो डार्क ग्रीन वाला हिस्सा है इसमें हमने अपनी फसल उगा दी। इससे क्या होगा कि अच्छा एकदम से एकदम बहुत बड़ा फील्ड नहीं है हमारे पास, एकदम से बहुत बड़ा फील्ड नहीं है जो कि ना तो हवा को रोक पाएगा ना ही तो पानी के बहाव को रोक पाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर हम इस तरीके से स्ट्रिप बना देंगे और बीच बीच में इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, इससे क्या होगा, पानी जो है वो रुक जाएगा, हवा जो है वो भी रुकेगी और इरोजन नहीं होगा। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन सिमिलर वे। अब इसी तरीके से मान लो ये बहुत बड़ा जो खेत है, इसके अगर हम साइड साइड में यहाँ बड़े बड़े पेड़ लगा दें, इसको चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ों से इसको घेर दें, तो भी क्या होगा कि जब हवा चलेगी, हमने ये चारों तरफ ऐसे पेड़ लगा दिए, तो इस तरीके से हमने ये पूरे फील्ड के चारों तरफ एकदम लाइन में इसकी बाउंड्री पे बड़े बड़े पेड़ लगा दिए। अब इससे क्या होगा कि जब हवा चलेगी, बहुत तेज तेज जब आंधी तूफान आएगा, तो ये जो पेड़ है वो इस हवा के बहाव को रोकेंगे और इरोजन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ये जो फिर मिट्टी है इस खेत की उड़ के नहीं जाएगी और इरोजन नहीं होगा। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। तो ये जो रोज हैं, ये जो हमने इन पेड़ों की, बड़े बड़े पेड़ों की जो रो बनाई है, इन रोज को हम क्या कहते हैं, इन लाइन को, पेड़ों की, इनको हम शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and in stabilizing the desert in western India। ये जो शेल्टर बेल्ट्स हैं इन्होंने हमारे वेस्टर्न इंडिया में बहुत ज्यादा हेल्प किया। मतलब कि जो सैंड ड्यून्स हैं, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं कि जो रेत के टीले बन जाते हैं। अब रेत के टीले कैसे बनते हैं, जैसे ये मान लो इस तरीके से, पहले ये रेतीला पूरा जमीन है। अब क्या होगा कि जब हवा चलेगी, जब यहाँ पे हवा चलेगी तो हवा के साथ उड़ उड़ के यहाँ से जमीन उड़े, जमीन से जो रेत है वो उड़ेगा। और ऐसा तो नहीं है हवा चलती जाएगी, कहीं पे हवा की स्पीड स्लो होगी और वो सारे रेत के कणों को इस तरफ यहाँ जमा कर देगी। यहाँ से तेजी से उड़ के आई, रेत के कणों को उठाया और यहाँ पे उसकी स्पीड स्लो हुई तो सारे रेत के कण यहाँ पे ऐसे नीचे गिर गए। तो कैसी शेप बन जाएगी, यहाँ पे इस तरीके की शेप बन जाएगी। यहाँ पे अब ये सैंड ड्यून्स बन गए इस तरीके से। तो ये जो रेत के टीले होते हैं ये कैसे बन रहे हैं, ये हवा के बहाव से बन रहे हैं।
तो अगर हम ये जो रेगिस्तान वाला इलाका है इसके आसपास पेड़ लगा दें, शेल्टर बेल्ट्स लगा दें, तो इससे क्या होगा, हवा की स्पीड जो है रुकेगी और ये जो सैंड ड्यून्स हैं वो स्टेबलाइज हो जाएंगे। वो जल्दी जल्दी एक तरफ से दूसरी तरफ से रेत उड़ के नहीं जाएगा और सैंड ड्यून्स नहीं बनेंगे, तो उसमें भी रुकावट आएगी। तो वेस्टर्न इंडिया में इस तरीके से जो शेल्टर बेल्ट्स हैं उन्होंने सैंड ड्यून्स को और डेजर्ट को स्टेबलाइज करने में काफी हेल्प की है, क्योंकि जो रेत है ना वो बहुत दिक्कत करता है, उड़ता रहता है, फिर घरों में घुस जाएगा और लोगों की, जैसे लोग चल रहे हैं, जानवर चल रहे हैं, उनको परेशान करते हैं। तो इससे क्या है कि अगर हम इस तरीके से शेल्टर बेल्ट्स लगा के रखेंगे तो पेड़ की वजह से हवा का बहाव रुकेगा, हवा स्लो होगी और वो एक जगह से दूसरी जगह रेत के कणों को नहीं उठा पाएगी, क्योंकि उसकी स्पीड स्लो हो गई। तेज हवा ये काम बहुत आसानी से कर सकती है, बट अगर हवा की स्पीड स्लो हो जाएगी तो वो रेत के कणों को ऐसे उठा नहीं पाएगी। जब उठा ही नहीं पाएगी तो फिर मूवमेंट भी नहीं होगी। तो इस तरीके से जो रेगिस्तान वाले इलाके हैं वहां पे भी हम शेल्टर बेल्ट्स की मदद से ये जो पूरा इरोजन का प्रोसेस है, जो सैंड ड्यून्स बनते हैं, इसको हम रोक सकते हैं। So with this, we have come to the end of our chapter number 1 of class 10 geography. I hope you like this video. I hope you got to know each and every topic in detail और किसी में कोई डाउट नहीं होगा. And if you have any doubt, you can write that in comment box and I'll try to answer that. तो अगर आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा, जो भी समझ आया, आप उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि अगर कोई हमें इम्प्रूवमेंट करनी है और अच्छे से कुछ एक्सप्लेन करना है, हमें समझ आएगा कहाँ दिक्कत आ रही है, तो मैं वहाँ पे फिर काम कर पाऊंगी। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, एंड इफ यू हैवंट लाइक दिस वीडियो येट देन प्लीज़ डू like it. So we will meet in the next video with a new chapter. Bye bye.